हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम कल आधा कर चुके थे, आज उसे कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उदयपुर से तंजावुर तक कैसे कैसे राज्य हुआ, क्या क्या सत्ता आई। ठीक है, अब हम देखेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। यानी कि राजराज और राजेंद्र प्रथम दोनों ने जो मंदिर बनवाए थे, उनमें तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के जो मंदिर और स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते रहते थे। कौन कौन थे वो? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक और इत्यादि। नर्तक यानी नाचने वाला, संगीतकार जो भजन वगैरह गाते हैं वो सब, पुरोहित यानी ब्राह्मण, मालाकार, बावर्ची यानी खाना बनाने वाला और मेहतर यानी साफ सफाई करने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये है आपका गंगईकोट पुरुचोलम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई है उस पर गौर करें। देखो छत देखो, स्टार्टिंग में बहुत बड़ी थी, फिर धीरे 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 पतली होती गई, गुम्बद सी बना दी गई है। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती, कहाँ की? चोल की। ठीक है, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए स्थापत्य कला और कांस्य का यानी भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला का जो विस्तार हुआ उसके बारे में यहाँ पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञ चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। यानी चावल की खेती के लिए जो पानी होता है ये जरूरी होता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ये देखो एक चोल कांस्य प्रतिमा, जिस कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, उस पर गौर कीजिए। और ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, ये जानने के लिए अध्याय 6 यानी कि पार्ट 6 में हम देखेंगे इसको। ठीक है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कैसे यहाँ पे सिंचाई का और कृषि का विकास हुआ, ये देखा आपने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साम्राज्य का प्रशासन। इन चोल साम्राज्य जो था उसका प्रशासन कैसा था, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, क्या कहलाती थी किसानों की बस्तियाँ? उर। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। और गांव किसानों की बस्तियां तो क्या कहलाती थी? उर, और गांवों के समूह नाडू। ठीक है, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। कर वसूलना यानी कि टैक्स लेना।
वेलार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंदवेलम यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ये एक उपाधि की तरह दिया गया, सम्मान के रूप में एक उपाधि दी जाती थी। अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद सौंपे। नेक्स्ट है आपका इसमें भूमि के प्रकार। यहाँ पे देखो भूमि के प्रकार बताए गए हैं कि चोल साम्राज्य में जो चोल अभिलेख में भूमि के विभिन्न कोटों को लेख मिलता है। वेलन वगई कौन सी है? सबसे पहली वेलन वगई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी होता था उसकी भूमि को वेलन वगई कहते हैं। ब्राह्मदेव की ब्राह्मणों को पार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि क्या कहलाती है? शाला भोग। देवदान या तिरुनमटुक्कनी मंदिर को पार में दी गई भूमि क्या कहलाती है? देवदान या तिरुनमटुक्कनी। पल्लीचच्चम यानी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कौन कौन सी भूमि को किस किस नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मण्य प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिख जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए 1-2 बार टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, यानी जैसे आज लॉटरी निकलती है उस तरीके से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे अभिलेख और लिखित सामग्री आपको खुद से रीड करना है। ठीक है, कि अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य क्या क्या होनी चाहिए, यानी चोल साम्राज्य की जो सभा है उसकी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इनकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों को चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के 1911 तक कायम रही। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर बच्चों फिर से रीड करना है और इसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी। आपको अपनी SST की जो हिस्ट्री की कॉपी बनाई है बच्चों, आपने उसको करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।